So we did this AD and AS approach. The next approach जो हमें पढ़नी है that is saving and investment. So write down in your copies. The second approach to determine consumers' equilibrium is saving and investments approach. I repeat, the second approach to determine, consumers' equilibrium बोल रहा हूँ. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कंट्री के इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के लिए जो अप्रोच है इट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो एडीएएस से ही निकल के ये अप्रोच आई है. सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस we'll be putting the logic as aggregate demand should equal to aggregate supply. So aggregate demand is C plus I and aggregate supply is C plus S. Assuming consumption as predominantly equal, जिसकी वजह से इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है बच्चों हमको, that is I should be equal to S. So whatsoever amount of money people in the country happen to save, if that very same amount gets invested, तो कभी भी कंट्री में डिसइक्विलिब्रियम होगा ही नहीं. Always it will be in equilibrium. तो ADAS अप्रोच में आप C plus I और C plus S दोनों की इक्वालिटी सो कॉल्ड जनरेट करते हैं. We assume कि दोनों में the consumption remains predominantly same. तो सिर्फ I और S अगर इक्वल हो जाए तो always your equilibrium would be maintained. खोपड़े में बात गई. झटपट इसको कॉपी कर लें बच्चों. लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. सो सबको ये पता है कि भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है. सो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, आप एक ग्राफ बनाएंगे which represents x एक्सेस पे नेशनल इनकम एंड y एक्सेस पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अब ADAS नहीं होगा. सो इनकम इन द कंट्री इज सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेड एज y. सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पे. 180 कंट्री में इनकम है. पीपल आर विलिंग टू सो कॉल्ड स्पेंड 180 ऑन देयर डे टू डे नीड्स. इज देयर एनी सेविंग इन द इकोनॉमी चिल्ड्रन? No, not at all. 210 is the income earned by people, but they wish to spend only rupees 200. कितना सेव कर रहे हैं? 10,000 करोड़ बोल लीजिए, अच्छा लगेगा. 270 is the income earned and people wish to spend only 240. 2,70,000 करोड़ रुपए लोगों ने कमाए. कैसे कमाए? by producing goods and services. They were employed as FOPs. उनकी टोटल इनकम 2,70,000 करोड़ है. इतनी बात सबको समझ में आ गई. मैंने KCR इसे लिख दिया 1,000 करोड़. बट उन लोग ने जो गुड्स मार्केट में बनाए, मार्केट में तो 2,70,000 करोड़ के गुड्स आ गए हैं. बट पीपल विश टू स्पेंड हाउ मच मनी? ओनली 2,40,000 करोड़. हाउ मच मनी दे हैव बट दे डू नॉट विश टू स्पेंड? 30,000 करोड़. बेचारा प्रोड्यूसर माथा पीट लिया अपना कि मैंने तो हायर किया FOPs को. I gave them incomes. With the help of them, I manufactured goods and services. The goods and services were supplied in the market, expecting these FOPs who were employed, got income from me, will be spending money on buying goods and services. But they are not spending their full money. कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? सिर्फ 2,40,000 करोड़. How much money they earned, but they do not wish to spend? 30,000. तो क्या कर रहे हैं वो 30,000 करोड़ को? सेव कर रहे हैं. समझ में आ गया? समझ में आ गया. 3 lakh करोड़ rupees goods and services were produced in the economy. This much income was distributed in the name of rent, wages, interest and profit. But लोगों के पास इतना पैसा आने के बावजूद भी कंजूस हैं एकदम. They are spending or willing to spend or actually giving back how much? 2,60,000 crores. How much money they still have in their pocket that they didn't spend? 40,000 करोड़ रुपए वो खर्च नहीं करना चाहते. क्या किया इन्होंने बच्चों? सेव कर लिया. Is that clear?
तो ये जो सेविंग्स आपको नजर आ रही है चिल्ड्रन, दिस इज फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, जिसको आप रफली ओनर्स ऑफ एफओपीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. अदर साइड वी हैव द बिजनेस कम्युनिटी, द फर्म्स, दे विश टू इन्वेस्ट हाउ मच चिल्ड्रन? 20,000 करोड़. बैंक में गए, बैंक से कह रहे हैं हमको पैसा दो, बैंक कह रहा है लोगों ने पैसा यहाँ पे हमें दिया ही नहीं, हम कहां से दें? दे विल रिक्वेस्ट टू आरबीआई कि भाई करेंसी छापो, बिकॉज पीपल आर नॉट पुटिंग देयर मनी इनटू बैंक्स. हाउ वी कैन लेंड मनी टू द पीपल हु नीड इट फॉर सेटिंग अप देयर फैक्ट्रीज? तो यहाँ पे कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बट सेविंग नहीं है. 10,000 करोड़ का सेविंग है बच्चों, बट कितना एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं बिजनेस में पैसा लगाना? 20,000 करोड़, बट उनको ये पैसा मिल नहीं पा रहा. 30,000 करोड़ पीपल विश टू सेव, दे पुट द मनी इनटू देयर बैंक्स, एफडी भी करवा दिया, बट बिजनेसमैन कम्युनिटी इज विलिंग टू गेट, टेक, बोरो हाउ मच मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस? ओनली 20,000 करोड़. 40,000 करोड़ रुपए लोग सेव करना चाहते हैं बैंक्स में. इन्होंने इस पैसे को पुट भी कर दिया, बट आगे बैंक से कितना पैसा एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन मांग रहे हैं? 20. अब आप बोलेंगे सर सेविंग चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं चेंज हो रहा? रियल वर्ल्ड में चेंज होता है, बट इस थ्योरी का अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेम. बताया था ना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन से जो इन्वेस्टमेंट बढ़े वो इंड्यूस, घटे वो इंड्यूस, बट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेम, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे कम. तो इट इज ऑटोनोमस. सो फर्स्ट स्टेज पे आपको नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट इज मोर, here also investment is more, here it is less, here it is less, and here it is equal. खोपड़े में बात गई. इसका एनालिसिस मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इतना कॉम्पोजिशन पुट कर लीजिए फास्ट. सो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर हो गई? तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. कंट्री में 20,000 करोड़ आपके जैसे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमारे जैसे कंज्यूमर्स ने कुछ भी सेव नहीं किया. तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन इन द फैक्ट्री? यू रिक्वायर मोर एफओपीज. आप पैसा 20,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे, उसे मोमोज तो चाउमीन तो खाएंगे नहीं. आप लैंड हायर करेंगे, किसी का रेंट देंगे उसको, वर्कर्स हायर करेंगे, उसको वेजेस देंगे, किसी से कैपिटल बोरो करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, आईएम वगैरह जाके एंटरप्रेन्योर्स हायर करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, आप खुद कमाएंगे. इज दैट क्लियर? और ये हरकत तब तक चलती रहेगी जब तक इकोनॉमी में इतने गुड्स आ नहीं जाते जितने रिक्वायर्ड हैं. इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, हमने तो बहुत ढेर सारे पैसे बैंक में सेव किए हैं, बट आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है. तो व्हाट विल हैपन? एकदम नीचे वाला सेक्शन देखिएगा. 30,000 करोड़ हमने बैंक में सेव किया, 40,000 करोड़ हमारे जैसे लोगों ने सेव किया, बट यू एज अ बिजनेसमैन इज विलिंग टू इन्वेस्ट ओनली 20,000. तो कंट्री में सो कॉल्ड हमारा जो खर्चा है वो 2,40,000 करोड़ का है, बट आप गुड्स बना रहे हैं 2,70,000 करोड़ के. वी आर अर्निंग बट नॉट स्पेंडिंग. फिर से बोल रहा हूं, हमारी कमाई है 3 लाख करोड़ की, बट हम खर्च कर रहे हैं 2,60,000 करोड़. वी आर अर्निंग बट नॉट स्पेंडिंग. क्या आपके बनाए हुए गुड्स बिक पाएंगे मार्केट में? नो. तो जब तक वो स्टॉक क्लियर हो नहीं जाता, आंसर सेम लिखना जो एडीएस में लिखा था, तब तक आप फर्दर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे. व्हाट इट? सो आई डैश आपको नजर आ रहा होगा. planned investment in the economy which is constant and parallel to x axis, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा assumption of autonomous investment. I repeat children, assumption of autonomous investment. तब तो आपको याद होगा, else आप भूल जाएंगे. why is it so? assumption of autonomous investment. सो ब्लू स्लांट आपको नजर आ रहा है, आपको ब्लू स्लांट जो इंटरसेक्शन के ऊपर नजर आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स सेविंग इज पॉजिटिव. सेविंग तो पूरे में ही पॉजिटिव है भाई, सेविंग तो कभी नेगेटिव है ही नहीं. ध्यान से सुनिएगा, बहुत पहले मैंने आपको एक कंटेंट दिया था और बोला था ये कंटेंट बार बार काम आएगा. मैं फिर से उस कंटेंट को लिख रहा हूं. बी अटेंटिव चिल्ड्रन. इनकम सी
IAD याद आया, इट वॉज 10 ना, पहले 0 था, देन इट इज 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110. रिमेम्बरिंग कितना हमारा कंजम्पशन था चिल्ड्रन? सबसे पहला आप ADAS का चार्ट देख के मेरे को बता सकते हैं। जहां Y लिखा है ब्रैकेट में AS भी लिख लें तो अच्छा लगेगा आपको, और I की जगह S लिख दीजिए। 20 तो आपकी सेविंग्स माइनस में थी, अंडरस्टूड। 10 पे कितना था चिल्ड्रन? 25, तो इट वाज माइनस 15। 20 पे कितना था? 30, तो इट वाज माइनस 10। 30 पे कितना था बच्चों? 35, तो इट वाज माइनस 5। 40 पे कितना था चिल्ड्रन? 40, इट इज 0। ये वाला कॉन्सेप्ट जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। 180 पे 0 है कि नहीं है? 180 पे 0 है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 50 पे कितना था चिल्ड्रन? 45, तो इट इज +5। 60 पे कितना था? 50, तो इट इज +10। 70 पे कितना था? 55, तो इट इज +15। 80 पे कितना था? 60, तो इट इज +20। 90 पे कितना था? 65 +25। 100 पे कितना था चिल्ड्रन? +30। यहाँ पे कितना था? +35। सो ये जो एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे है, दिस बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट चिल्ड्रन। समझ में आ गया? अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? ये 0 है एंड यहाँ पे भी सेविंग क्या है? 0। गॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये जितनी आपकी नेगेटिव सेविंग्स थी टिल दिस एरिया, ये सारी की सारी कवर अप यहां तक हुई है चिल्ड्रन। गॉट इट? तो मैं एरो से इसको मार्क कर देता हूं। आई वांट आप भी इसको मार्क करिए, इसको मार्क करिए बच्चों, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। दिस इज द पॉइंट। देयर आफ्टर, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, लेट मी टेक ऑरेंज कलर, ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है चिल्ड्रन? ये बेसिकली पॉइंट है जहां पे आपका पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट चिल्ड्रन, दिस पॉइंट चिल्ड्रन, जहां पे पूरी आपकी नेगेटिव सेविंग्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव सेविंग्स। एंड देयर आफ्टर, आई रिपीट, देयर आफ्टर चिल्ड्रन, आपको ये +25 +30 ये नजर आ रहा है? ये पॉइंट है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? नॉट पॉइंट, बेसिकली दिस एरिया। मैं एक अल्फाबेट यहाँ पे लिख देता हूँ विच विल मेक इट सुपर क्लियर टू ऑल। अल्फाबेट लिख लेते हैं, लेट अस से Q एंड हेयर ऑल्सो Q। अंडरस्टूड? ग्राफ में कौन सी चीज कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है? पक्का? तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो आप ग्राफ बना रहे हैं सो कॉल्ड ये माइनस है, नो। एक्स एक्सेस के ऊपर है, नीचे थोड़ा है। माइनस तब होता जब ये नीचे होता। जब भी ये ओरिजिन के ऊपर होगा तो हमेशा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे। टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव होगा, टूवर्ड्स डाउन जाएगा तो नेगेटिव होगा। एक्स और वाई के बीच में कहीं पे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है चिल्ड्रन, गॉट इट क्लियर? नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये जो पॉइंट है ये +20, दैट इज आपकी पूरी डिस सेविंग्स कवर हो गई यहां पे चिल्ड्रन, 25 और 20 के बीच में। और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज पॉजिटिविटी ऑफ सेविंग्स के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ वाला एरिया। समझ गए इस बात को? पक्का? तो हेयर वी कैन से इस एरिया में लोग बैंक में ज्यादा पैसे लेकर पहुंच रहे हैं, बट प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव, लोग जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके गुड्स बना रहे हैं,
पब्लिक उतने गुड्स खरीदना नहीं चाह रही है, तो गुड्स आर लाइंग आइडल। आप यहां पे भी देख लीजिए, सो कॉल्ड कंट्री में इनकम कितनी है 270, बट पीपल आर विलिंग टू स्पेंड ओनली 240। हाउ मच दे आर नॉट स्पेंडिंग 30। तो पिछली वाली थ्योरी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लोगों की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, गुड्स आर अवेलेबल इन एक्सेस क्वांटिटी। जब तक वो स्टॉक बिक नहीं जाता हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बात अभी भी वही कर रहे हैं, बट फोकस किसको देख रहे हैं 30 को। समझ में आया कि नहीं? आपने खाना खाया पहली बाइट और बहुत गर्म था, तो मम्मी को आप दो बातें बोल सकते हैं कि भाई खाना थोड़ा ठंडा दिया करिए, या आप ये बोल सकते हैं कि इतना गर्म खाना क्यों दिया। दोनों का कॉन्सिक्वेंस रिएक्शन आपका एक ही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लास में 50 स्टूडेंट्स आर देयर, आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आप मम्मी को बोलेंगे मेरा 98% आया, सबके नंबर मेरे से कम थे, तो मम्मी समझ जाएंगी कि आपकी रैंक 1 आई है। गॉट इट क्लियर? आपने कहा कि मैं फर्स्ट आया हूं, मेरे 98 मार्क्स आए हैं, तो मतलब बाकी सब बच्चों के मार्क्स आपसे कम है। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला गया है। तो +30 का मतलब पीपल आर, आई रिपीट, पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी ऑन बाइंग ओनली 240 बट दे हैव इनकम ऑफ 30। तो +30 का मतलब पीपल आर नॉट बाइंग गुड्स वर्थ 30,000 करोड़। तो दीज मच अमाउंट ऑफ गुड्स आर लाइंग आइडल इन द कंट्री। जब तक ये बिक नहीं जाएगा हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो पिछली थ्योरी में 240 270 को कंपेयर करके 30 के डिफरेंस को इंटरप्रेट किया था। इस थ्योरी में डायरेक्ट 30 को देखकर इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसको अपने मुंह से उगलना नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से सुन लीजिए, लास्ट थ्योरी में क्या बताया था हमने, 270 करोड़ पीपल आर अर्निंग बट दे आर स्पेंडिंग 240, गुड्स आर लाइंग आइडल, until unless this stock gets sold producer will shut down the plant। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, इनकम गिर जाएगी कंट्री में। आप क्या बोल रहे हैं, पीपल आर सेविंग 30, दे आर नॉट स्पेंडिंग। जब तक ये स्पेंडिंग में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक प्रोड्यूसर फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेगा। वही चीज है, सिर्फ बोलने का तरीका फर्क हो गया। गॉट इट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन इंटरप्रेट करने के आते हैं, बोर्ड में आपको हो सकता है ग्राफ मिल जाए और पूछा जाए दिस एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ सेविंग ओवर इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग अप टू द मार्क, प्रोड्यूसर्स ने जो गुड्स बनाए हैं दे आर नॉट बीइंग सोल्ड इन फुल, else hence the economy would be suffering with the state of deflation। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? Until unless the stock gets sold, producer won't be employing the resources further till the existing stock is exhausted। Till then क्या होगा, employment level, income level will go down। तो ये इंटरप्रिटेशन इस एरिया का है। पूरा ग्राफ बना के दे देंगे, इसको मार्क कर देंगे, एक लेटर लिख देंगे, बट पूछेंगे आपसे द क्यू एरिया इंडिकेट्स व्हाट, तो वहां बड़ आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? वेरी क्विकली इसको अपडेट करें बच्चों। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चलन। So point E is the equilibrium point where how much the businessmen have planned to invest into their business is equal what was saved by the individuals in the economy। तो यहाँ पे so called कोई भी mismatch नहीं होगा and country is set to be in equilibrium। यही आधा अधूरा टेक्स्ट हर बुक में मिलता है और बच्चे को नहीं समझ में आता कि बेचारा ADAS कहाँ से बराबर हो गया। इकोनॉमी में हम अभी तक पढ़ रहे थे डेफिसिट डिमांड के बाद एक्सेस डिमांड, और हम बोलते थे कि कैसे इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, कैसे इक्वलाइज करेंगे। जब डिमांड ज्यादा है तो भाई सेटअप मोर प्लांट, उस डिमांड को पूरा करने के लिए और गुड्स बनाइए, गुड्स बनाने के लिए और एफओपीज को हायर करिए, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। पॉकेट में एफओपीज आर नॉट गोइंग टू वर्क, यू नीड टू गिव देम मनी। सो आप उनको जब मनी देंगे, इनकम देंगे, तो इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक अमिताभ बच्चन जी की मूवी सिलसिला आप देख नहीं लेते। नो, जब तक कंट्री में इतने गुड्स ना बन जाए, इतनी सप्लाई ना हो जाए कि शॉर्टेज जीरो हो जाए। और जब गुड्स एक्सेस थे तो उसी का रिवर्स होगा, तब तक नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो समझ में आता है, बट इससे कैसे स्टेबिलिटी होगी किसी को नहीं समझ में आता। तो इसलिए आपको ये लिखना है और प्लस जो मैंने आपको साथ में बातें बताई वो भी लिखनी है, तभी आंसर कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? गॉट इट? तो झटपट इसको लिख लीजिए। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, यहां पे लिखा है पॉइंट ई इज इक्विलिब्रियम वेयर प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब शायद आपको मेरी पुरानी बात याद हो, जहां पे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी इक्विलिब्रियम डिटरमिन होगा,
एक्स पोस्ट सेविंग एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट से होगा, एक्चुअल से, एक्स एंटे से नहीं होगा। बट यहां तो सर एक्स एंटे से हो रहा है, ठीक है, एक्स एंटे से हो रहा है। प्लान्ड सेविंग का मतलब यह है कि जितना आपने प्लान किया था वो सेव भी कर लिया, सेव भी कर लिया। सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? प्लान्ड सेविंग में तो आपने पढ़ाया था खुद ही कि वो एक्स एंटे होता है, एक्स पोस्ट। मैं इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से प्रूव कर रहा हूं। वाई का मतलब क्या? प्लान्ड इनकम है। सी का मतलब क्या? प्लान्ड कंजम्पशन है। नो, वाई का मतलब एक्चुअल इनकम, सी का मतलब एक्चुअल कंजम्पशन। अगर बच गया तो सेव करने की सोच रहे हैं और सेव कर दिया, तो प्लान्ड लिखा जरूर है, बट इसका अल्टीमेट जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज एक्चुअली सो कॉल्ड, जो हम सेविंग कर चुके हैं उसी से मतलब है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपके घर कोई आएगा 12th क्लास पास करने के बाद, आपसे पूछेगा और बेटा कैसा रिजल्ट रहा, आपने कहा बहुत अच्छा है, वो क्या पूछेंगे? मार्कशीट दिखाओ पहले, तब हम मानेंगे तुम पास हो कि नहीं। आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, उससे पूछते हैं आज ही तुम्हारा बर्थडे है, जरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखाओ, तब गिफ्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वी अज्यूम, वी अज्यूम। बर्थडे पार्टी वाला भी अज्यूम कर रहा है जो आएगा मेरे अलावा वो गिफ्ट लेके आएगा, मेरा तो आशीर्वाद ही काफी। अंडरस्टूड? चलिए, why should planned saving and planned investment be equal at the will be equal at equilibrium level of income? क्वेश्चन लिखिए, इसका क्या मतलब है बता रहा हूं, झटपट लिख लें क्वेश्चन। यस सर। इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से ही आएगा। देखिए बच्चों, हर जगह, चाहे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चाहे पीपीटी एक्सप्लेन कर रही है, कोई भी बुक एक्सप्लेन करती है, पहले लेते एडीएएस को ही है, पहले लेते एडीएएस को ही है, फिर घुमा फिरा के सिलेबस बढ़ाने के लिए एस और आई बता दिया। लॉजिक समझ में आ गया? सी प्लस एस और ये होता है सी प्लस आई। तो अगर एस और आई का ही डिफरेंस है, सी और सी इक्वल है, तो आपको इसी से इक्विलिब्रियम डिटरमिन करना है। ये समझ में आ गया? पक्का? जितने गुड्स सप्लायर ने बनाए उतने बाजार में आ गए, हमने उतने खरीद लिए, हमने उतने खरीद लिए, तो इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल पे रहेगी। एक बहुत बड़ी सच्चाई जो दुनिया का कोई ऑथर इस चैप्टर में लिखता ही नहीं है। क्यों नहीं लिखता? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारे जे.एम. कीन्स साहब ने सिर्फ एडीएएस अप्रोच बनाई थी, उन्होंने एसआई अप्रोच कभी बनाई ही नहीं। सर आप कैसे इस बात को बोल सकते हैं? मेरे पास बड़ा सॉलिड रीजन है। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी उन्होंने। टू सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स। जिस जमाने में थ्योरी लिखी गई थी 100 साल पहले, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं था, पैसा था, बट बैंकिंग एक्टिविटीज इतनी प्रेवलेंट नहीं थी। गॉट इट क्लियर? तो उस समय सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। पीपल हैड बेयर मींस ऑफ सब्सिस्टेंस, इतना ही पैसा था, बस 2 वक्त की रोटी खा लो, काम खत्म। तो एडीएस अप्रोच ही हमारे जेएम कीन्स अंकल लिख के गए थे, वेयर इट वाज टू सेक्टर इकोनॉमी। आई रिपीट, टू सेक्टर इकोनॉमी। लॉजिक समझ में आ गया? उनके डिसाइपल्स ने और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने एस और आई वाली थ्योरी दी है, क्योंकि वो तो टू सेक्टर बोल के गए थे, और उन्होंने कहीं बोला ही नहीं कि टू सेक्टर इकोनॉमी विद इन्वेस्टमेंट है या विदाउट। एनआई में जब पढ़ते थे टू सेक्टर मॉडल, एक बार पढ़ा था, फिर पढ़ा था टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वहां पे ऐसा ही आया था ना। तो ओरिजिनली जेएम कीन साहब की थ्योरी सिर्फ सी और सी को लेकर थी, मतलब एडी में भी सी और एएस में भी सी। उन्होंने टू सेक्टर की बात की थी। आगे उनके डिसाइपल और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने आप जैसे बच्चों को परेशान करने के लिए एस और आई बना दिया। लॉजिक अंडरस्टूड? इसको झटपट लिख लें बच्चों सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फर्दर। फिर सर वही चीज आ गई, क्या करें बच्चों, वही चीज बार बार है तो वही चीज आ रही है। अब 2 ग्राफ बने हैं, ऊपर एडीएएस अप्रोच और नीचे एस और आई अप्रोच। ये आपको 11th क्लास के लॉज ऑफ प्रोडक्शन की तरह लग रहा होगा। अपर कर्व में हम बनाते थे टीपी और नीचे बनाते थे एपी एंड एमपी, याद आया? कुछ वैसा ही है। दिस सिंपली इंडिकेट्स कि जिस लेवल ऑफ इनकम पे एडीएस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, एग्जैक्टली उसी लेवल ऑफ इनकम पे एस और आई पे आएगा। कहने का मतलब जो आपका सो कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चर होगा वो आपके पापा और मम्मी की कॉपी ही होगा। समझ में आ गया? बिकॉज आप उन्हीं का डेरिवेटिव हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो पार्ट फ्रॉम द होल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट होल। नॉट गेटिंग? खोपड़े में बात गई? चलिए, गॉट इट? तो ये चीज एकदम सेम है जो आप पढ़ चुके हैं, फर्क कुछ नहीं है। ऊपर एडीएस अप्रोच है, नीचे उसको कंपेयर किया एस और आई के साथ।
एज अ होमवर्क आप इसको ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? चलिए, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? पुट द हेडिंग। जब कंट्री में बच्चों एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, मतलब लोग बहुत गुड्स खरीदना चाहते हैं बट सप्लायर्स डू नॉट हैव दैट मच स्टॉक टू सेल, existing goods would be sold at a higher price or lower price children? Higher price. तो जब तक नया स्टॉक आ नहीं जाता फैक्ट्री से शॉप पे, तब तक ये एग्जिस्टिंग गुड्स खूब प्रॉफिट देके जाएंगे लोगों को। ऐसा कोविड में हुआ था। लोकल शॉपकीपर्स जनरल मर्चेंट के आइटम्स को एमआरपी से कम पे देते थे, बट कोविड में दे न्यू की फैक्ट्रीज भी बंद चल रही हैं, जो स्टॉक शॉप पे पड़ा है बस वही अवेलेबल है। तो इन दोज टाइम्स डिमांड वाज मोर बट सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो शॉपकीपर्स ने रैम्पेंट प्रॉफिट कमाया, खूब पैसा कमाया। बट उनको कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा डिमांड को सो कॉल्ड सेटल करने के लिए। व्हाट दे विल डू? दे विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चे कहेंगे सर आप बता तो चुके हैं सब कुछ। बिल्कुल बता चुका हूं, बट सिलेबस के हिसाब से थोड़ा फॉर्मली भी चलना पड़ता है। सो जब एफओपीज बढ़ेंगे, फैक्ट्री में बैठ के लाई चना तो खाएंगे नहीं, ना भेलपूड़ी खाएंगे, व्हाट इट, ना डांडिया नाचेंगे। व्हाट दे विल डू? दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक शॉर्टेज पूरी तरह से कवर अप हो नहीं जाती। और जब एडी लेस होगा एएस से, इसी का उल्टा चलेगा। बी क्विक। और जब उल्टा हो जाएगा तो आपको पता है क्या करना है। व्हाट इट, लिख लीजिए इसको भी। डिमांड मार्केट में बहुत कम है, सप्लाई बहुत ढेर सारी है। बेचारे बिजनेसमैन शॉप बंद करके बिजली बत्ती का किराया थोड़ा सा बच जाए, शॉप के बाहर सामान बेचेंगे। यूएस में 1929 से 39 में ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा ही हुआ था, 2005 के रिसेशन में भी ऐसा ही हुआ था। इंडिया में एक्सपेक्टेड है 2035 टू 45 के बीच में ऐसा ही होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ह्यूज बट देयर वुड बी लीस्ट कस्टमर्स टू बाय देम, क्योंकि लोगों को फ्री से गवर्नमेंट में पैसा लेने की आदत पड़ गई है, काम धाम उनको कुछ करना नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। इसीलिए हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा सरप्लस स्टॉक अगर इंडिया में नहीं बिक पा रहा तो वी कैन एक्सपोर्ट देम। सो एक जमाना था 25-30 साल पहले, वेस्टर्न कंट्रीज की ग्रोथ ज्यादा थी, इंडिया गरीब माना जाता था, अफ्रीका तो सुपर दलिद्र। अब उन कंट्रीज में रिसेशन आना स्टार्ट हो गया, वो स्टैग्नेंसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, हमारा ग्रोथ हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। अब जब हम स्टैग्नेंसी पे आएंगे तो वो अफ्रीकन कंट्रीज ग्रो करेंगी बेसिकली। व्हाट इट, तो सप्लाई ज्यादा है, जब तक ये गुड्स बिक नहीं जाते वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, सो वील किक आउट द एम्प्लॉइज, वील से जय माता दी टू देम। जब तक ये एग्जिस्टिंग स्टॉक बिकेगा नहीं, नया स्टॉक हम बनाएंगे नहीं। जब उनको किक आउट कर दिया, अनएम्प्लॉय कर दिया, इनकम लेवल विल आल्सो गो डाउन। ये डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट है। डन ऑल? लिख दिया सबने? बस उसी का रिवर्स लिखना है। हो गया? चलो आगे। चलिए, 3 अलग अलग सिचुएशन बच्चों, पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट और तीसरा ओवर एम्प्लॉयमेंट। वो डायग्राम में पढ़ा था, वाई से Y1 पे चले गए, फिर Y2, या Y1 से Y पे आ गए, Y2 से Y पे आ गए, एग्जैक्टली वही चीज आपको पढ़नी है। तो फिर से हम ग्राफ बनाएंगे, आप हेडिंग लिख लीजिए, ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा। सेम ग्राफ बनाएंगे खूब बड़ा सा, और उसी एक ग्राफ में आपको दिखाऊंगा इक्विलिब्रियम का है, डिफ्लेशनरी गैप से इक्विलिब्रियम तक कैसे आना है, रिवर्स पीछे की तरफ मूव होके इन्फ्लेशनरी गैप से आगे की तरफ इक्विलिब्रियम तक कैसे जाना है। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तो आपके लिए ये एक रिवीजन की तरह काम करेगा।